Today, we are living in the most volatile age of geopolitics. Liberalism, international morality और ह्यूमन राइट्स की तमाम डॉक्ट्रिन्स हमारी नज़रों के सामने इरोड होती हुई दिखाई दे रही हैं। हर रोज़ खबर आती है, कहीं एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं तो कहीं मिसाइल्स गिर रहे हैं, कहीं फेल्ड निगोसिएशंस हो रही है तो कहीं बम्बार्डिंग हो रही है। ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर की शक्ल ले चुका है एंड यूएसए इज डीपली इंटेंगल्ड इन दिस मेस। ग्लोबल एनालिस्ट एक ऐसा जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद दुनिया ने कभी दोबारा सुनना एक्सपेक्ट नहीं किया था, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड एंड लास्ट वर्ल्ड वॉर। इस जंग के इफेक्ट सिर्फ ईरान, इसराइल या यूएसए तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। कहीं ऑयल की प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं तो कहीं इकोनॉमी क्रम्बल हो रही है, कहीं इन्वायरमेंट पर अफेक्ट हो रहा है और कहीं फ्यूल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। बट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड डू नॉट अराइज आउट ऑफ द ब्लू। वॉर्स दैट सीम इम्पल्सिव इन द प्रेजेंट मोमेंट आर अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो सवाल ये है कि आज हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वहां तक हम कैसे पहुंचे? ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है क्या एंड व्हाई इज यूएसए साइडिंग विद इजराइल? हेलो, I am Shazeen Saeed, and today in this video we are gonna trace the whole history from the collapse of empires to the birth of Middle East politics to nuclear diplomacy to proxy wars. अगर हम historically बात करें तो most of the region which we call the Middle East, it was governed by Ottoman Empire for nearly 600 years, and the Ottoman system did not resemble the modern nation state. It rather contained an amalgam of different religions and ethnicities under one imperial rule. Despite its imperfections, the Ottoman rule was very continuous and it had an equilibrium. Ottoman Empire collapsed हुआ at the time of World War I. World War I में दो coalitions थी, एक तरफ थे Allied powers और दूसरी तरफ Central powers. Central powers में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और Ottoman Empire शामिल थे, जबकि एलाइड पावर्स में रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई एंड एलाइड पावर्स डिफीटेड सेंट्रल पावर्स, तो ब्रिटेन और फ्रांस मेनली दे डिवाइडेड द former Ottoman Empire into different territories. Borders were drawn for imperial interests, completely ignoring the social realities of those regions, which became the base for later conflicts. वर्ल्ड वॉर वन का जो सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन था वो था बाल्फोर डिक्लेरेशन। लेकिन क्या है ये बाल्फोर डिक्लेरेशन? 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, जो कि ज़ायनिस्ट लीडर था, उसको एक 67 वर्ड लेटर लिखा और उसमें उसने वादा किया दैट दे विल सपोर्ट जूज in establishing a separate homeland for Jews in Palestine. British promised Jews to get support from Zionist groups and secure regional influence. इस declaration में ये भी लिखा था कि इन जगहों पे मौजूद non-Jewish communities को उनके मुकम्मल हकूक दिए जाएंगे. But unfortunately, this was the commitment which was never met. बाल्फोर डिक्लेरेशन से कई साल पहले Zionist movement स्टार्ट हो चुकी थी 19वीं सदी में। तो क्या है ये ज़ायनिज़्म? ज़ायनिज़्म एक जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसका फाउंडिंग फादर थियोडोर हर्ट्ज़ल, जो कि एक लॉयर और जर्नलिस्ट था, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म. He called for the restoration of Jewish homeland. He proposed that Jews require a separate sovereign homeland to escape the prejudices and the persecutions that the Jews had been facing for centuries in Europe. Late 19th century में start होने वाली ये movement बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद अंडर ब्रिटिश मैंडेट मजीद स्ट्रेंथन हो गई and hundreds of thousands of Jews immigrated into Palestine and they started calling it their promised land. As the settled communities started expanding demographically and economically, tensions with the Arab population of the region grew. Violent skirmishes started happening in the late 1930s and 1940s. From 1933 to 1945, during the Holocaust, Adolf Hitler and Nazi regime approximately killed 6 million Jews, and it entirely changed the climate for the Jews. They received international sympathy and it strengthened their argument for their separate homeland. तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रपोज किया कि पैलेस्टाइन को जूइश और अरब स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए थ्रू रेजोल्यूशन 181.
Jewish leaders were happy about it, but Arab states rejected it, calling it a violation of majority Arab states' rights. In 1948, Israel declared independence, and the neighboring Arab countries intervened militarily, and it initiated the 1948 Arab-Israel War. Israel succeeded the conflict and expanded beyond boundaries proposed by the UN partition plan. This resulted in the mass displacement of about 7 lakh Palestinians, which also became known as the Nakba. It created a huge refugee crisis, and it still shapes Middle East politics. Now, let's bring the second player in this game. While these developments were happening in the Levant, Iran was going through political transformations. Iran was ruled by Mohammad Reza Pahlavi during the Cold War era. Iran was ruled by the monarchy of Mohammad Reza Pahlavi. Shah maintained loyal relations with Western powers and quietly cooperated with Israel in trade and intelligence. Ironically, contrasting today's situation, Iran was one of the few Muslim-majority countries that did not oppose Israel openly. Yet the Shah's rule was highly contested at home. One of the pivotal episodes occurred in 1950s when Iranian Prime Minister Mohammad Mossadegh nationalized the Anglo-Iranian Oil Company. इस नेशनलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में पड़ते हुए दिखाई दिए एंड इट अलार्म्ड वेस्टर्न पावर्स अबाउट लूजिंग देयर इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और 1953 में मोहम्मद मुसद्दिक को पावर से हटा दिया गया इन अ कू orchestrated by the intelligence services of United Kingdom and United States under an operation called Operation Ajax, and the Shah was restored to authority. The coup left a deep sense of resentment among many Iranians who viewed it as an interference in their sovereign country. This laid the foundation of Islamic revolution, and it helped people see their governments working as puppets of Western powers. In the next part of the video, we will discuss the post-revolution Iranian regime and its interaction with Israel.